वेलकम टू माय वीडियो। मैं कमलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजा देवी। आज का हमारा जो टॉपिक है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो फिजिक्स की जो बुक चलती है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें से मेरा एक टॉपिक है, इसी में ही सेकेंड पार्ट है फिजिक्स का। थर्मल फिजिक्स और सेमीकंडक्टर में से जो है जो सेकेंड पार्ट आता है, जो पीछे का हिस्सा आता है, उसमें जो है सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में दिया गया है। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में जाने समझेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती हैं और सेमीकंडक्टर में के यूज क्या हैं। आज के समय में सेमीकंडक्टर के बारे में जो है क्या यूज है, उससे पहले हम समझेंगे कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चालक क्या होते हैं। चालक के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे कि चालक कौन से पदार्थ होते हैं, चालक क्या हैं और कुचालक क्या हैं। तो चालक नंबर 1 हो जाएगा चालक, और दूसरा नंबर हो जाएगा कुचालक। कुचालक, चालक को हम लोग कहते हैं कंडक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके उसको जो है चालक कहा जाता है। और कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर अर्थात ऐसे मटेरियल जिनमें विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो कहलाते हैं हमारे इंसुलेटर। और इन दोनों के बीच की कड़ी कहलाती है हमारी जो है, कहलाती है सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगी, सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, अर्धचालक भी कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब आधा, सेमी कंडक्टर आधा चालक और आधा कुचालक ही हमारा कहलाता है अर्धचालक। हम लोग समझ गए कि चालक क्या होंगे और कुचालक क्या होंगे। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है और इनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनमें जो है आसानी से विद्युत का प्रवाह भी हो जाता है। कुचालक क्या होते हैं, कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता या फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। उसका मुख्य रीजन ये होता है कि इनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें, लकड़ी हो गई, कागज हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, रबड़ हो गए, ये सारे के सारे जो है कुचालक कहलाते हैं। इनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। हम कुछ भी पोटेंशियल अगर देते चले जाते हैं इनको, तब भी इनसे इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बाहरी कक्षा में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें धारक वो जो है मुक्त अवस्था में नहीं आ पाते हैं, जिससे जो है परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। और तीसरे कहलाते हैं हमारे जो है अर्धचालक कहलाते हैं। ये चालक और कुचालक के बीच की कड़ी होते हैं। अर्थात अगर हम बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं, एग्जाम्पल है इसके जो है चौथे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गए, ये अर्धचालक के एग्जाम्पल होते हैं, मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। और तो बहुत सारे हैं। सेमीकंडक्टर के मुख्य एग्जाम्पल यही हैं। ये पूरा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं की बनी होती है, या तो सिलिकॉन का होगा या तो जर्मेनियम का बना हुआ होगा। तो सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें जो है चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाएंगे। कुछ परिस्थितियों में ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ परिस्थितियों में ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। चालक वही पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जिनसे विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, जबकि कुचालक वही पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और इनसे विद्युत का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि जो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, कागज वगैरह हो गए, ये सारे के सारे कुचालक कहलाते हैं। यही इनको डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहा जाता है। और तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब ऐसे पदार्थ जो कुछ परिस्थितियों में चालक की तरह व्यवहार करेंगे और कुछ परिस्थितियों में कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे, वो कहलाएंगे हमारे अर्धचालक कहलाएंगे, जिन्हें इंग्लिश में जो है सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल है जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, ये दोनों जो है चौथे ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर हमको समझाना है कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्थात एनर्जी का समूह, एनर्जी का जो समूह होगा, अलग अलग जो सेल्स होंगी
उनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनका जो बंडल होगा उनको कहा जाता है बैंड कहा जाता है, एनर्जी का बैंड कहा जाता है। उस आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि चालक क्या होंगे, कुचालक क्या होंगे और अर्धचालक क्या होंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर हम समझेंगे और फिर इसके बाद हम समझेंगे कि हमने जो है अर्धचालक को कितने भागों में बांटा। वैसे हमारे मुख्य रूप से दो भागों में हम अर्धचालक को बांटते हैं, एक होता है निज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक के बारे में समझ रहे हैं, कुचालक के बारे में समझ रहे हैं और चालक के बारे में समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने जो है चालक के बारे में जाना कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। तो चालक पता है जो है कैसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चालक होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, वो कुचालक कहलाते हैं। और अर्धचालक जो बीच के होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात कुछ परिस्थितियों में वो चालक की तरह व्यवहार करेंगे और कुछ परिस्थितियों में वो जो है कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे, तो वो जो है कहलाएंगे हमारे अर्धचालक कहलाएंगे। अब हम जो है अर्धचालक हो, चाहे चालक हो और चाहे कुचालक हो, इन सबको जो है ऊर्जा बैंड के आधार पर पढ़ेंगे या ऊर्जा बैंड के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है चालक क्या है, अर्धचालक क्या है और कुचालक क्या है। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक को, कुचालक को और अर्धचालक को समझने से पहले सबसे पहले हम एनर्जी बैंड के बारे में समझेंगे कि एनर्जी बैंड आखिर होते क्या हैं। तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी पदार्थ होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कक्षाओं में भरे जाते हैं। जो नाभिक के नज़दीक जो सबसे नज़दीक कक्षा होती है उसको जो है के कक्षा कहा जाता है, और जो उससे दूर कक्षा होती है के के बाद एल कक्षा आती है, फिर उसके बाद एम कक्षा आती है और उसके बाद एन कक्षा आती है। और ये जितनी भी कक्षाएं होती हैं ये सारी की सारी जो है उप कक्षाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक, और अगर हम लोग आपभाव के नियम से चलें तो के जो कक्षा होती है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है वो हो सकती है 2 हो सकती है। जो एल कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। इसी तरह आगे जो भी कक्षाएं होंगी उनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एक निश्चित संख्या के रूप में होता है, जैसे 2, 8, 18, 32 इस क्रम में जो है इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यही कक्षाएं जो है बहुत सारी जो है उप कक्षाओं से बनी होती हैं, यानी कि मुख्य रूप से एस, पी, डी और एफ कक्षाओं से मिलकर बनी होती हैं। और इन एस, पी, डी, एफ जो उप कक्षाएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से होता है कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आ सकती है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकती है और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो सकती है। इस तरह से जो भी कक्षाएं हैं वो इन उप कक्षाओं से मिलकर बनी हुई है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे के में 2 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन केवल के में नहीं गया है, के अंदर जो उप कक्षाएं हैं उन उप कक्षाओं में या तो एस में पाया जाएगा, या तो पी में पाया जाएगा, या तो डी में पाया जाएगा, या तो एफ में पाया जाएगा। ये किन्हीं कक्षाओं में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। तो इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या लिखा जाएगा 1s2, फिर लिखा जाएगा 2s2, फिर लिखा जाएगा 2p6। कितने हो गए 2 2 4 4 6 10 हो गए। ये कितना है 14 है। अब लिखा जाएगा 3s2 और फिर लिखा जाएगा ये जो है 3p2। अब 3p6 नहीं आएगा क्योंकि ये 14 है और लास्ट में केवल 2 बचता है। ये तुम्हारी कक्षाओं की संख्या को बताता है। कक्षाओं की संख्या यानी जो है KLMN
और ये ऊपर जो लिखे होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो अगर हम देखें तो पहली कक्षा में में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरी कक्षा भी हमारी भरी हुई है, ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा हुआ है, तो 6 2 8 यानी कि ये भी भरी हुई है। फिर आगे अगर जाएं तो KLM या तो यहाँ पर 18 होने चाहिए या तो कम से कम 8 होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं यहाँ 18 नहीं है और ना ही 8 है। देखें तीसरी कक्षा यानी KLMN, तीसरी जो कक्षा है M कक्षा है, उसमें तीसरी कक्षा जो M है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 है। अब ये जो M कक्षा है वो उसमें उप कक्षाएं तो हमारी S भी होगी, P भी होगी, D भी होगी, F भी होगा। S P D F ये जो M कक्षा है ये सभी उप कक्षाओं से अर्थात उप कोषों से मिलकर बनी हुई है। इसमें S भी होगी, इसमें P भी होगा, इसमें D भी हो, इसमें S P D भी होगा, इसमें F भी होगा। लेकिन इन SPDF में केवल और केवल तीसरी जो कक्षा है हमारी, तो तीसरी कक्षा वो SPDF 3 उप कक्षाओं से मिलकर या उप कोषों से मिलकर बनी होगी। उन उप कोषों में केवल S में और P में ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसमें पाया जाएगा, S में पाया जाएगा और P में पाया जाएगा। S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसको इस तरह लिखेंगे, S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। S उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। P में कितनी है? P में सिलिकॉन के लिए P में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस तरह से S और P दो उप कक्षाएं या उपकोष तो भर गए, लेकिन जो D उपकोष है और ये जो है F उपकोष है ये खाली रहेंगे। इन उपकोषों को ही हम लोग जो है ऊर्जा स्तर कहते हैं। और जिन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये जो उपकोष भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉनों से, उन उपकोषों को कहते हैं हम लोग जो है संयोजी बैंड। इनका सम्मिलित रूप कहलाता है हमारा संयोजी बैंड कहलाता है। कौन सा बैंड कहलाएगा? संयोजी बैंड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और जिन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उनके समूहों को हम लोग जो है कहेंगे चालन बैंड। कौन सा बैंड कहेंगे? चालन बैंड कहेंगे। ये ऊर्जा अर्थात उपकोषों का जो ऊर्जा स्तर होता है उन्हीं का समूह ही क्या कहलाता है? एनर्जी बैंड कहलाता है। F और P मिलकर एक समूह बनाएंगे, ये कहलाएगा हमारा ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर? संयोजी बैंड ऊर्जा स्तर कहलाएगा। और D और F, सिलिकॉन के लिए D और F एक ऊर्जा स्तर बनाएंगे, इसे कहा जाएगा, इस ऊर्जा स्तर को कहा जाएगा चालन बैंड ऊर्जा स्तर। जिन ऊर्जा बैंडों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है संयोजी बैंड, और जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उनको कहा जाता है चालन बैंड। एक चालन बैंड हमेशा संयोजी बैंड के ऊपर होते हैं और संयोजी बैंड हमेशा चालन बैंड के नीचे होते हैं। और अगर इनके बीच में कोई गैप, मतलब इनके बीच में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो ही अंतर है तो उसको कहा जाता है एनर्जी गैप कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं हम लोग जो है ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसको लिखते हैं EG से, इसको जो है EG एनर्जी गैप या ऊर्जा अंतराल, इसी को कहते हैं हम लोग जो है ऊर्जा अंतराल। अब अगर हम बात जो है चालक की करें, इन्हीं एनर्जी बैंड के आधार पर हम लोग बात करें, चालक की बात करें, हम कुचालक की बात करें और हम जो है अर्धचालक की बात करें। जैसे कि हमारा अर्धचालक का चित्र बना हुआ है, ये हमारा चालक का चित्र बना हुआ है और ये हमारा कुचालक का चित्र बना हुआ है। कुचालक यानी इंसुलेटर का चित्र बना हुआ है और ये हमारा जो है कंडक्टर का चित्र बना हुआ है और ये हमारा जो है सेमी कंडक्टर का चित्र बना हुआ है। सेमी कंडक्टर का चित्र बना हुआ है, ठीक है। चित्र से ही समझ में आ रहा होगा चालक के लिए कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड और संयोजन एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं। क्या करते हैं? अतिव्यापित करते हैं, अर्थात ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप इस तरह जो है ये एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। इस तरह इनके बीच में चालन बैंड और संयोजी बैंड होता है वो बिल्कुल इस तरह से ओवरलैप करते हैं। इस तरह से जो है बिल्कुल क्या कर रहे होते हैं? ओवरलैप, एक पर एक चढ़े हुए होते हैं। तो जो चालन बैंड, अब बाहर से अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो चालन बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पर इस पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया S और P में जैसे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद, तो अगर बाहर से हमने थोड़ी सी ऊर्जा दे दी है तो यही इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से पहुंच जाती है चालन बैंड में। अब जब ये जो संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी बैंड में खाली जगह पहुंच जाते हैं। एक इस खाली जगह को गोल या फिर कोटा कहते हैं।
यानी होल या फिर कोटक कहा जाता है, और ये चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। अब चालन बैंड में पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वो क्या करते हैं कि वो अपनी कक्षाओं, जो उनकी स्टेबल स्टेट होती है, स्टेबल कक्षा होती है, स्थायी कक्षा होती है, उस कक्षा से वो जो है निकल गए होते हैं, उस कक्षा को छोड़ चुके होते हैं और मटेरियल में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण ही परिपथ में धारा बहती है। तो इस वजह से चालक में जब भी बाहर से थोड़ी भी एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और गति करने लगते हैं, जिससे परिपथ में धारा बहुत ही आसान हो करने लगती है। ये हुआ हमारा जो है चालक। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं, अर्थात ओवरलैप करते हैं। और अगर हम थोड़ी सी ऊर्जा बाहर से दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, इस परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो है तुम्हारे चालक कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें चालक की, तो चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो अंतर होता है, ऊर्जा अंतराल जो होता है बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। अब अगर इनमें हम, जैसे हमारे घरों में जो सेल, रिमोट के जो सेल होते हैं, इसमें 1.5 वोल्ट लिखा होता है, ये जो बड़े 9 वोल्ट वगैरह के जो भी सेल आते हैं, वो भी अगर हम कागज वगैरह में जोड़ दें और एक सर्किट दिया करें, तभी उनसे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगा। उसका मुख्य रीजन यही होता है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में अंतर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये जो भाई उपकक्षाएं होती हैं, ये उपकोष होते हैं, और जो खाली उपकोष होते हैं उनके बीच में इतना अंतर होता है कि अगर हम वहां से एनर्जी देते भी जाएं, तब भी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। और अगर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे तो परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ हमारे चालक कहलाते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थ चालक वह पदार्थ होते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर, कुछ अलग अलग पदार्थ होते हैं जिन्हें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कई गुना ज्यादा होता है, इसलिए संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। ठीक, अब हम बात करें अर्धचालक की। एक अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतराल होता है, अर्थात जो गैप होता है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो गैप होता है, जो अंतर होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतर होता है वो चालकों के मुकाबले ज्यादा होता है, लेकिन कुचालक के मुकाबले कम होता है। अर्थात ये जो चालन बैंड है और ये जो संयोजी बैंड है, ये चालकों के मुकाबले तो दूर दूर होंगे, लेकिन कुचालक के मुकाबले आस पास होंगे, अतिव्यापित नहीं रहेंगे, थोड़ा सा दूर होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अर्धचालक पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड और ऊर्जा का जो गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है, जो ऊर्जा अंतराल होता है, वो चालक के मुकाबले तो ज्यादा होता है, लेकिन वो चालक के मुकाबले कम होता है। जिससे फायदा क्या है कि अगर हम बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी दे रहे हैं, अर्थात जो है लगभग 1 वोल्ट बराबर भी हम एनर्जी दे रहे हैं किसी अर्धचालक को, हम एग्जाम्पल देखें अर्धचालक के, तो जैसे हमारे घरों में एलईडी लगी हुई है, एलईडी बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट वगैरह एलईडी की लगी हुई है, या फिर जो है कोई जो है आजकल के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल वगैरह कुछ भी आते हैं, ये सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, और हम जाने हैं कि इनको ऑपरेट कराने के लिए बहुत वोल्टेज की आवश्यकता होती है। उसका मुख्य रीजन यही है कि इसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है अर्धचालकों में, जो चालन बैंड और संयोजी बैंड का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। तो अगर हमने बाहर थोड़ी सी भी एनर्जी दे रखी है तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाएंगे, और अगर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच गए तो अब ये घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर परिपथ में मूवमेंट करेगा, प्रवाहित होगा, तो परिपथ में धारा निश्चित रूप से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके बीच का ऊर्जा अंतराल, अर्थात चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो ऊर्जा गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, जिससे परिपथ में बाहर से ऊर्जा देने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात बाहर से वोल्टेज कुछ भी वोल्टेज लगा देते हैं, बोले ज्यादा या थोड़ा कम या ज्यादा 1 वोल्ट से, तो परिपथ में तुरंत धारा प्रवाहित होने लगती है। हाँ, ये जो वोल्टेज अप्लाई करना होता है ये चालक के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन कुचालक के मुकाबले तो बहुत कम होता है। ठीक, समझ गए होंगे कि चालक क्या होंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक क्या होंगे, कुचालक क्या होंगे और अर्धचालक क्या होंगे।
तो अभी जो है बात पदार्थ पर ही प्रकार की पदार्थ है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, अर्थात जिनसे विद्युत का कार्य हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। तीन तरह के पदार्थ हैं, एक हुआ चालक हुआ हमारा, दूसरा हुआ कुचालक और तीसरा हुआ अर्धचालक। चालक ऐसे पदार्थ थे जिनमें विद्युत का प्रवाह आराम से हो जाता था और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि कुचालक ऐसा पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है और इनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाते हैं। जबकि चालक के बारे में हमने पढ़ा, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में चालक की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ परिस्थितियों में चालक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें चालक और कुचालक दोनों की पाए जाते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं। एक फिर हमने जो है ऊर्जा बैंड के चालक के बारे में पढ़ा, कुचालक के बारे में पढ़ा और अर्धचालक के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि ऊर्जा बैंड आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर फिर हमने जो है चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ा। चालक वे पदार्थ होते थे जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतराल होगा तो शून्य होता था, अर्थात चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित करते थे। तो वहाँ से थोड़ी सी ऊर्जा देने पर संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड पहुँच जाते थे और वहाँ पर गति करने की स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता आसानी से हो जाती। ऐसा हम जो है चालक में देखते हैं। चालक यानी जो है कोई भी धातु से बनी हुई चीज़ें जैसे कॉपर हो गया, लोहा हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे जो है हमारे चालक कहलाते हैं। इनमें थोड़ा सा भी पोटेशियम जो देते हैं वैसे ही परिधि धारा बहने लगती है जो है। अब कुचालक में अगर बताएं बात करें, जैसे कि मैंने बताया ये कि कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक और जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतराल काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा का होता है, ठीक। यानी कि अगर हम बाहर से सिर्फ वोल्टेज बैटरी वगैरह कुछ भी जोड़ते हैं तो हम चले जाए लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुँच पाएंगे, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक। और इसी तरह जो है अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो चालकों से कुछ ज़्यादा होगा लेकिन कुचालकों की अपेक्षा कम होगा। और यही रीजन होता है कि ये कुछ परिस्थितियों में चालक की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ परिस्थितियों में कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात कभी कभी धातु बन जाते हैं और कभी कभी जो है लघु कागज वगैरह कुचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो है अर्धचालक ऊर्जा बैंड के आधार पर समझाने के बाद अब हम पढ़ेंगे अर्धचालक के प्रकार। तो अर्धचालक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है तुम्हारा निज अर्धचालक और दूसरा होता है अर्धचालक। निज अर्धचालक यानी प्योर सेमी कंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर ये ऐसा अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है वो कहलाता है हमारा निज अर्धचालक। ये प्योर सेमी कंडक्टर ये शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाएगा? शुद्ध अर्धचालक। एक अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं मिली हुई है, अर्थात चौथे ग्रुप में किलो एलिमेंट होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही हमारे मुख्य रूप से शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं मिली, यानी कि ना तो कोई 5वें ग्रुप का एलिमेंट मिला हुआ है और ना ही कोई 3वें ग्रुप का एलिमेंट मिला हुआ है। 5वें ग्रुप का एलिमेंट यानी जो है ना तो आर्सेनिक मिला हुआ है और ना ही जो है एल्युमिनियम मिला हुआ है। इस तरह कोई भी एलिमेंट नहीं मिला हुआ है तो ये कहलाएंगे जो है हमारा निज अर्धचालक। ये फिर शुद्ध अर्धचालक या फिर अंग्रेजी में इसको जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या कहें प्योर सेमीकंडक्टर। तो एक ऐसा अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती है। अशुद्धि नहीं मिली होती है का मतलब होता है डोपिंग, मतलब किसी भी प्रकार की कोई डोपिंग नहीं होती है, कोई अन्य मॉलिक्यूल नहीं मिलाया जाता। ये केवल और केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। जैसे हम बात करें, हम लोग जीएस में जो सोना वगैरह लेने जाते हैं तो हम जानते हैं जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है और वो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसे जो ऑर्नामेंट वगैरह बनाना जो है कठिन होता है। इस वजह से उसमें जो है अशुद्धि के रूप में कॉपर वगैरह जो है मिला दिया है, कॉपर की डोपिंग कर दी जाती है, जिससे जो सोना जो होता है गोल्ड जो होता है वो क्या हो जाता है हल्का सा हार्ड हो जाता है और उससे ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण बनाना जो है आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये किसी शुद्ध धातु में अन्य धातु को मिलाने की प्रक्रिया को ही हम डोपिंग कहते हैं, ये अब मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो निज अर्धचालक जो है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डोपिंग नहीं होती है, उसके पूरे प्योर होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये जो है निज अर्धचालक कहते हैं। अब अगर हम बात करें बाह्य अर्धचालक की, तो बाह्य अर्धचालक ऐसा अर्धचालक होता है जिसमें बाहर से कोई ना कोई अशुद्धि मिली होती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि सोने के आभूषण बनाने के लिए उसमें कॉपर अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाता है, अर्थात कॉपर की डोपिंग कर दी जाती है, अशुद्धि मिला दी जाती है। तो इस प्रकार जब हम शुद्ध अर्धचालक में कोई अन्य मॉलिक्यूल होते हैं तो बना हुआ अर्धचालक हमारा कहलाता है बाह्य अर्धचालक। तो हम लोग जो है शुद्ध अर्धचालक से बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग खास कर जो है या तो 5वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं या तो कोई 3वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं और इस तरह से हमको जो है बाह्य अर्धचालक प्राप्त हो जाता है।